अरे वो सांबा कितने लोग थे? हुजूर दो। जरूर पार्टनरशिप होगा। अभी मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। क्या होता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस? तो देखो, तुम अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होगे कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस होने के लिए तीन चीजों की मेन रिक्वायरमेंट होती थी। रेगुलरिटी इन डीलिंग होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, और साथ के साथ प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और वो काम इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो बिजनेस है। लेकिन ये तो हमने देख लिया कि बिजनेस क्या होता है, लेकिन बिजनेस कितने टाइप के हो सकते हैं, आज हम वो बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। हमारे चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हैं, और ये हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे कि बिजनेस के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, कितने टाइप हो सकते हैं। तो अगर एक इंसान, अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, जो कि तुम्हारे घर के आसपास ग्रोसरी शॉप होगा, तुम्हारे आसपास सलून होगा, या फिर बहुत सारी चीजें जहां पे एक सिंगल ओनर होगा, तो जिस बिजनेस का सिंगल ओनर होता है वो कौन सा बिजनेस कहलाता है हमारा? वो बिजनेस कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, और इसको क्या बोलते हैं? वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी। यानी ओनर कितना होता है? सिंगल, एक ओनर होता है, सिंगल ओनर। ठीक है। दूसरा है हमारा पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? तो जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। पार्टनरशिप का डेफिनेशन शायद तुम्हें याद भी होगा, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर लिखा गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, एक क्या है? रिश्ता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, लोगों के बीच में, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। यानी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि उस बिजनेस को या तो सबके द्वारा चलाया जाता है, या नहीं तो सभी में से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर कितने होते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर होते हैं 2, और मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 50 होते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप होता कितने टाइप का है? तो पार्टनरशिप मेनली 3 तरीके का होता है। अब तुम देख रहे हो, मैंने ऐसा 3 नहीं बोला, मैंने ऐसा 3 बोला। इसका मतलब क्या है? 3 तरीके का पार्टनरशिप कैसे हुआ? तो पार्टनरशिप में सबसे पहला पार्टनरशिप कौन सा होता है? तो पहला होता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, यानी कि ये वाला जो पार्टनरशिप होता है वो इच्छा के ऊपर आधारित होता है। हम जब तक मर्जी तब तक बिजनेस चलाएंगे, और जब मर्जी तब बिजनेस बंद भी कर देंगे। तो ये होता है हमारा पार्टनरशिप एट विल। वहीं पे दूसरे नंबर की बात करें तो ये होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, देखो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का एक डे फिक्स होता है, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि इतने दिन के बाद इस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जाएगा। एक छोटे से एग्जांपल से मैं तुम्हें ये समझाता हूं। तो लेट सपोज कि एक मुंबई का इंजीनियर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको काम मिलता है दिल्ली में एक ब्रिज बनाने का। अब मुंबई से वो अपने इंजीनियर्स तो लेके आ जाएंगे, क्या रॉ मटेरियल लेके आ सकते हैं? मुंबई से दिल्ली लाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो वो मुंबई के जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो दिल्ली में क्या करेंगे? दिल्ली के किसी होलसेलर से, किसी मैन्युफैक्चरर से डील करेंगे, एक पार्टनरशिप बनाएंगे, और उनको बोला जाएगा कि आप हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करो और हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, दोनों मिलकर ब्रिज बनाएंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट दोनों के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। तो वो होता है पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप सिर्फ उस ब्रिज तक ही सीमित है। जिस दिन वो ब्रिज बंद हो जाएगा, जिस दिन वो ब्रिज बन के रेडी हो गया, दोनों प्रॉफिट बांट लिए, उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। तो पार्टनरशिप एट विल में जब मर्जी तब बिजनेस बंद कर सकते हो, जितना दिन चाहो उतना दिन तक बिजनेस चला सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में एक डे फिक्स होता है। अब हम थर्ड नंबर देखते हैं, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक कॉर्पोरेट की तरह होता है, इसीलिए मैंने तुम्हें जब बताया था पार्टनरशिप 3 टाइप के होते हैं। तो ये दोनों तो मेन पार्टनरशिप में, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और दूसरा है हमारा पार्टनरशिप एट विल, ये जनरल पार्टनरशिप है। लेकिन जो तीसरा नंबर है हमारा, कौन सा? ये तीसरा नंबर कौन है? LLP है। LLP क्यों है? तो LLP एक कॉर्पोरेट के फॉर्म में होता है, इसमें पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, बाकी दोनों पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अगर पार्टनरशिप के राइट की बात करें तो वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। चलो आगे आ जाओ।
थर्ड नंबर जब हम बात करते हैं तो हमारा आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू बिजनेस लॉ, इसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली भी बोला जाता है। और इसके दो केस लॉ चलते हैं, इसके दो लॉ हैं, इसके दो स्कूल्स ऑफ लॉ हैं। एक है मिताक्षरा स्कूल्स ऑफ लॉ और दूसरा है दया भागा। मिताक्षरा स्कूल्स ऑफ लॉ ऑल ओवर इंडिया में चलता है, कुछ स्टेट्स को छोड़ के। वहीं पे जब हम बात करें दया भागा की, तो दया भागा इंडिया के कुछ ही स्टेट्स में चलता है। चलो लिख लो नाम। पहला है मिताक्षरा स्कूल्स ऑफ लॉ और दूसरा है दया भागा। देखो ये दया भागा कहाँ कहाँ चलता है, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कुछ पार्ट में चलता है और महाराष्ट्र में भी चलता है। महाराष्ट्र में भी चलता है। तो इन कुछ स्टेट्स को छोड़ के, यानी कि दया भागा सिर्फ कुछ स्टेट में चलता है, बाद बाकी ऑल ओवर इंडिया में ये मिताक्षरा स्कूल्स ऑफ लॉ चलता है। अब अगर हम बात करें मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का जो अधिकार होता है वो अधिकार उसको पैदा होते ही मिल जाता है अपने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के ऊपर, उनके दादाजी के प्रॉपर्टी के ऊपर। जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है उसको कर्ता बोला जाता है हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो कर्ता होगा, वही मेन बिजनेस का ओनर होगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बाद बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अच्छा, दया भागा की अगर बात करें तो दया भागा में पावर सबके पास नहीं होता है, पावर पिताजी के पास होता है। वो चाहें तो तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा दें, ना चाहे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दें। तो यहाँ पे बच्चा के पैदा होते ही प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी में तुरंत ही हिस्सा मिल जाता है, पैदा होते ही हिस्सा मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF बोला जाता है इसको। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या नहीं तो इसी को हम कंपनी बोलते हैं। इसको पहचानने के लिए तुमने देखा होगा कि कंपनी के नाम के आगे क्या लगा रहता है, PVT LTD लगा रहता है। अगर ऐसा कुछ देखा या फिर LTD लगा हुआ देखा तो समझ जाओ कि वो कंपनी है या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो एक ज्वाइंट कंपनी होने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी एक्ट 2013 या फिर उससे पहले वाले किसी एक्ट के अंदर या फिर किसी स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। 2013 में हमारा कंपनीज एक्ट आया था, उससे पहले 1956 में कंपनीज एक्ट आया था। और जैसे कि SBI हो गया, LIC हो गया, इस तरह के कुछ और भी सरकारी कंपनियां हैं जो उनके स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो भी हमारा क्या है, कंपनी है, यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं, अगर तुम्हें फीचर्स याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज देख लो। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है PLASTIC। ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक का फुल फॉर्म अगर तुम्हें याद हो तो तुम फीचर्स रख सकते हो याद। P फॉर होता है परपेचुअल सक्सेशन, ध्यान से लिख लो इसको अगर तुम्हारे पास कॉपी है तो। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि बिजनेस चलती रहेगी, कंटिन्यू, बहुत टाइम तक बिजनेस चलती रहेगी। तुमने देखा होगा कि जो LIC है, सॉरी अपना टाटा है, तो टाटा के ओनर कौन थे, अभी टाटा के जो मालिक थे रतन टाटा थे। लेकिन रतन टाटा का कुछ टाइम पहले डेथ हो गया, तो रतन टाटा का डेथ तो हुआ लेकिन कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी फिर भी चलती रह रही है। तो कंपनी के ओनर आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी, तो ये हमें बताता है परपेचुअल सक्सेशन। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी, तो बाद में के सारे बिजनेस में लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, किसी न किसी का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि कंपनी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होता है। इसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन। तुमने सुना होगा कि साइंस पढ़ने वाले बच्चे या फिर साइंस पढ़ने वाले लोग क्या बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं। रोबोट बिल्कुल इंसानों के जैसा होता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कॉमर्स वाले भी रोबोट टाइप का कोई चीज बनाते हैं, यानी कि इंसान बनाते हैं। जैसे इंसानों के पास पावर होता है वैसे कंपनी के पास भी पावर होता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। इसके ऊपर स्यू कर सकते हैं और ये भी हमारे ऊपर स्यू कर सकता है, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकता है। तो ये सारा हो गया हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। फिर हम बात करते हैं एज फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ओनर अलग होता है और हमारा जो बिजनेस है वो अलग होता है। यानी कि अगर हमें जियो से प्रॉब्लम है तो हम जियो के ऊपर केस करेंगे, ना कि मुकेश अंबानी के ऊपर केस करेंगे। ये होता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर हमारा क्या है, टी फॉर होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तुमने देखा होगा लोग कंपनी के शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, तो ये हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। आई फॉर होता है
इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब हो गया तुम्हारा कि इस बिजनेस को रजिस्टर किया गया है या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या फिर उससे पहले वाले किसी एक्ट के अंदर, या फिर किसी स्पेशल एक्ट के अंदर। तो जिस तरह से तुमने देखा होगा, अगर तुम गेम खेलते हो, BGMI खेलते हो, तो उसके अंदर krafton.inc लिखा रहता है, या फिर एप्पल का नाम कहीं पे पढ़ोगे तो वहां पे apple.inc लिखा रहता है। यानी कि विदेशी कंपनियों में INC लगाने का मतलब है कि कंपनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है। और सबसे लास्ट में आता है कॉमन सील, जो कि आज के डेट में इसको रिप्लेस कर दिया गया है उसके द्वारा, डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा। देखो कंपनी के पास अपना हाथ पैर होता नहीं है साइन करने के लिए, तो कॉमन सील से काम चला लेता है। तो ये था हमारा कंपनी का फीचर्स। कंपनी के फीचर्स तुम्हें याद रखने हैं तो प्लास्टिक याद रखो, तुम्हें फीचर याद रहेगा। अब अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो तुमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखा होगा, ये होता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि भीरे मास्टर जो है वो सोसाइटी का क्या होता है? एक मेव सेक्रेटरी होता है। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या हो गया? तो जब लोगों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए लोग अपना क्या करते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं और साथ मिलके कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं या फिर किसी तरह का काम करते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे इसे रजिस्टर किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, और ये गवर्नमेंट का एक एसोसिएशन होता है जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है। और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यहाँ पे लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। तो अगर तुम्हें ये बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से इसी वीडियो को देखो, जरूर समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और कोई चीज समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, किसी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, तो उसका कमेंट जरूर करना, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।